हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द CMA एकेडमी। और आज हम अपना हाउस प्रॉपर्टी का सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेकंड लेक्चर में आज हम क्या पढ़ेंगे, जो कल हम लोगों ने ये फॉर्मेट पढ़ा था उस फॉर्मेट के बारे में आज थोड़ा सा नॉलेज पढ़ेंगे, थोड़ा डीप नॉलेज में लेंगे हम, ठीक है। क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जून टर्म 2021 का, तो हम इसकी पूरी नॉलेज लेंगे, ठीक। तो हम पढ़ रहे थे फॉर्मेट कि लेट आउट प्रॉपर्टी का सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब इसका थोड़ा सा जो फॉर्मेट था, एक बार फॉर्मेट का दोबारा बता देता हूँ। होपफुली अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चंस किए होंगे तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चंस आज भी कर लेंगे। सबसे पहले GAV लिखना होता है। GAV मतलब होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी का जो एनुअल वैल्यू होगी, एनुअली वैल्यू जो आएगी, चाहे वो रेंट से आए या बिजनेस प्रोफेशन से आए, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का GAV नील माना जाता है हमेशा, ठीक। वो आगे हम पढ़ेंगे, सेक्शंस में लिखा हुआ है। सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 क्लॉज A में लिखा हुआ है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इनकम कैसे कंप्यूट करें, ठीक है। तो GAV की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले हमें। तो GAV हमें फाइंड कैसे करना पड़ेगा वो देखो यहाँ पे गिवन है GAV निकालने के लिए, ठीक है। क्या बोलता है कि नॉर्मली इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन इनकम बट अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम जो चार्ज किया जाता है, इनकम टैक्स जो चार्ज किया जाता है वो इनकम पे, बट अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी tax is not charged on the rent earned from house property, okay, but on the inherent earning capacity of the house property. Such earning capacity is termed as the annual value, or annual value is determined by considering the following factor. पहली बात तो ये नहीं समझ में आया होगा, दोबारा समझाता हूँ। क्या बोलता, दोबारा पढ़ता हूँ, माफ़ करो, दोबारा पढ़ता हूँ। क्या बोला है कि नॉर्मली इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन इनकम। जो इनकम टैक्स होता है वो नॉर्मली इनकम पे चार्ज किया जाता है, लेकिन अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो इनकम है टैक्स इज नॉट चार्ज। जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो इनकम आती है वो चार्ज नहीं की जाएगी, ठीक है, वो चार्ज नहीं की जाएगी। क्यों? ऑन द रेंट अर्न फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो हम हाउस प्रॉपर्टी से रेंट अर्न करते हैं उसकी इनकम यहाँ पे चार्ज नहीं की जाएगी, बट ऑन इनहेरेंट अर्निंग, इसके अलावा कोई भी अर्निंग होती है, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, सच अर्निंग कैपेसिटी इज टर्म्ड एज अ एनुअल वैल्यू, और एनुअल वैल्यू डिटरमाइन द कंसिडरेशन ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। अब एनुअल वैल्यू कैसे कैसे निकालेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस कारण से हम एनुअल वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो चलो आओ एनुअल वैल्यू निकालने के लिए भी देख लेते हैं। पहला बोलता है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। हाँ, मैंने कल के अपने कॉपी में ही शो करवाया था, रजिस्टर में शो करवाया था कि AR निकालना पड़ेगा आपको, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल निकालना पड़ेगा आपको, ARR निकालना पड़ेगा। ARR कैसे निकालते हैं? मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होता है या फिर हमें निकालना पड़ता है। चलिए, एनी सम रिसीवेबल एज ए रेंट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। कोई भी सम रिसीव्ड हो रहा हो आपको रेंट से जो हाउस प्रॉपर्टी का है, किसी भी तरह का हाउस प्रॉपर्टी का रेंट आपको रिसीव्ड हो रहा है फॉर द प्रीवियस ईयर इन इज एन एविडेंस फॉर डिटरमाइनिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग। सच एक्चुअल रेंट रिसीवेबल टू द कंप्यूटेड ऑन अक्रूवल बेसिस, या फिर अक्रूवल बेसिस को हम मर्केंटाइल बेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। हाउएवर वेयर अ टेनेंट पे रेंट, टेनेंट का मतलब पता है, जो रेंट पे रहता है उसको हम टेनेंट बोलते हैं, विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बेनिफिट प्रोवाइड बाय द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। सच रेंट मस्ट बी डिसग्रेटेड टू डिटरमाइन द एक्चुअल रेंट, दैट मीन डी फैक्टर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो डी फैक्टो रेंट क्या होता है? डी फैक्टो रेंट मतलब होता है जो ARR है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एमेनिटीज़। अब एमेनिटीज़ भी होती हैं, एमेनिटीज़ का मतलब अभी देखो ये स्क्रीन पे शो हो रहा होगा एकदम छोटे से एग्जांपल में एमेनिटीज़ का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं टैक्स पॉइंट का। टैक्स पॉइंट क्या होता है? वाइल कंप्यूटिंग एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, जब हम एक्चुअल रेंट रिसीवेबल निकालते हैं, outstanding rate shall be considered but advance rent shall be during the financial not be considered।
ओके, जब हम ARR निकालेंगे तो उसमें हम आउटस्टैंडिंग जो रेंट होगा वो हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन जो एडवांस रेंट होगा उसको हम यहाँ से, एडवांस रेंट जो होगा वो हम यहाँ से माइनस करेंगे। क्या करेंगे? एडवांस रेंट जो होगा उसको हम यहाँ से माइनस करेंगे। होपफुली इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है इट मीन द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, इट मीन द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिसाइड बाय द म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, हमारे एरिया में म्युनिसिपैलिटी होती है, MCD होती है, म्युनिसिपैलिटी होती है, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन होता है, वो डिसाइड करती है आपके घर की एनुअल वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, ऑन विच दे चार्ज म्युनिसिपल टैक्स, सच वैल्यूएशन में ऑल्सो बी टेकन एज एन एविडेंस of earning capacity of the property. In metro city, that mean चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, ये जो 4 सिटी हैं, ठीक है, 4 सिटी जो हैं वो क्या हैं? म्यूनसिपल अथॉरिटी चार्ज टैक्स ऑन नेट एनुअल म्यूनसिपल वैल्यू। वो जो 4 जगह हैं, जो 4 स्टेट हैं, वहाँ पे जब म्यूनसिपल अथॉरिटी होती है वो चार्ज करती है टैक्स ऑन नेट म्यूनसिपल वैल्यू। जो टैक्स होगा वो नेट म्यूनसिपल वैल्यू पे चार्ज की जाएगी। ठीक है, कैसे चार्ज की जाएगी वो भी सीख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, यहाँ बोल रहा है आफ्टर गिविंग रिडक्शन फॉर रिपेयर बीइंग 10% ऑन ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू एंड एन अलाउंस फॉर सर्विस टैक्स लाइक सीवरेज tax, water tax, etc. A percentage of municipal value. Hence, the relation between the gross municipal value and net municipal value can be calculated as under. तो अगर मेट्रो सिटी में है, अगर कोई मेट्रो सिटी में रहता है तो वो कैसे निकालेगा, और अगर कोई नॉन मेट्रो सिटी में रहता है, इट मीन कोई रूरल एरिया में रहता है, तो उसके लिए कैसे निकालेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा इधर दिखा देता हूँ, दिख रहा होगा। नेट म्यूनसिपल वैल्यू, NMV का मतलब है नेट म्यूनसिपल वैल्यू इज इक्वल टू ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू माइनस 10% ऑफ GMV, सेवरेज, वाटर टैक्स, और आ जाएगा हमारा परसेंटेज ऑफ NMV, नेट म्यूनसिपल वैल्यू। ठीक है, ये मेट्रो सिटी के निकालने का तरीका है। नॉन मेट्रो सिटी के क्या है कि जो GMV है वही हमारा नेट म्यूनसिपल वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला गया है कि फेयर और नॉशनल रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। फेयर और नॉशनल रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, फेयर और नॉशनल रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी क्या माना जाएगा? फेयर और नॉशनल रेंट। फेयर और नॉशनल रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी मीन रेंट फेच्ड बाय सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम और सिमिलर लोकेलिटी। Two properties might not be exactly similar. Still, it is an indicator. Still, it is an indicator of a rent reasonably expected from the proper and inflated and deflated rent due to emergency relationship, and such other condition need to be adjusted and determine fair rent. जो भी कुछ कंडीशंस होगी या कुछ भी इमरजेंसी होगा, तो वहाँ पे पहली बात तो इसमें बोल रहा है कि जो भी प्रॉपर्टी जो वो सिमिलर होंगी। ठीक है, सिमिलर होने के बाद भी सभी की प्रॉपर्टी का रेंट एक जैसा तो होगा नहीं, क्योंकि किसी का ज़मीन थोड़ा बड़ा हो सकता है, किसी का ज़मीन 50 गज हो, किसी का ज़मीन 60 गज का होगा, तो उस हिसाब से वहाँ पे रेंट वेरी भी हो सकता है। ठीक है, वो यहाँ पे बोल रहा है जो भी कंडीशंस होंगी वो वहाँ पे लगेंगी। कभी कभी इन्फ्लेट भी होगा, कभी कभी डिफ्लेट भी रेंट होगा किसी इमरजेंसी कारण में, ड्यू टू जैसे कोरोना के टाइम पे कुछ लोगों ने रेंट नहीं दे पा रहे थे, वैसे भी। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल हो सकता है। फॉर इंस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट टू अ फ्रेंड फॉर मंथली रेंट 2000 रुपीज़। मान लो कि एक प्रॉपर्टी है, आपका फ्रेंड है, वो वहाँ पे रहता है 2000 रुपये पर मंथ लिए, विच माइट बी लेट आउट टू अनदर पर्सन एट द रेंट ऑफ 2500 रुपीज़ पर मंथ। इन सच केस द फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी शेल बी 2500 रुपीज़। कितना होगा? 2500 रुपीज़ यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड बात क्या है? स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट हमें निकालना है। स्टैंडर्ड रेंट GAV कैलकुलेशन करने के लिए स्टैंडर्ड रेंट मांगते हैं। ठीक, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है कि इट इज़ द मैक्सिमम रेंट
क्या होता है ये क्या होता है, एक मैक्सिमम रेंट है विच अ पर्सन कैन लीगली रिकवर फ्रॉम द टेनेंट अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट प्रिवेलिंग इन द स्टेट विच अ प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। यहाँ पे क्या होता है, जो ऑनर होता है वो ऑनर क्या करेगा, अपने टेनेंट से ये मैक्सिमम रेंट जितना भी होता है, जो भी एक रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा बताया गया है, जो रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा बताया गया है उस हिसाब से जितना भी अमाउंट होगा टेनेंट से ऑनर उतना पैसा ले लेगा। A landlord या owner cannot be reasonably accepted to receive the from a tenant any amount more than standard rent। जो भी टेनेंट होगा वो स्टैंडर्ड रेंट के से ज़्यादा, जो उसकी लोकेलिटी में स्टैंडर्ड रेंट एक्ट अप्लीकेबल होगा उससे ज़्यादा वो अमाउंट नहीं ले सकता है। Accordingly, it can be concluded that if the property is covered by the Rent Control Act, the reasonably expected rent cannot be exceed rent। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि कवर्ड है रेंट कंट्रोल एक्ट में, तो जो भी ऑनर होगा वो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा नहीं एक्सीड कर सकता स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, वो एक्सीड नहीं कर सकता स्टैंडर्ड रेंट। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, जीएवी फाइंड करना सीख गया है कि कैसे हमें जीएवी फाइंड करना है। अभी हम पढ़ेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जीएवी अब यहाँ पे निकालेंगे कि और कैसे कैसे है जीएवी के बारे में। उसके बाद हम इसका एक फॉर्मेट करेंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे और उसके बाद फिर अपना शुरू हो जाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू जीएवी कैसे निकालेंगे, तो ये बोलता है पहला स्टेप 1 है, आपको स्टेप्स याद नहीं रखने, मैं बताऊँ कैसे याद रखना है। ये बोलता है कैलकुलेट रीजनेबली एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी बीइंग हायर ऑफ द फॉलोइंग। ओके, मैंने भी यही बताया था कि जीएवी निकालने के लिए शॉर्टकट तरीका क्या है, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। जीएवी निकालने का शॉर्टकट तरीका, जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ पे देखो, ये मैंने कल बताया था, कल की क्लास में मैंने ये बताया था। क्या बताया था आपको, ये मैंने बताया था, ठीक है, क्या बताया था मैंने बताया था कि ये फॉर्मेट है, यहाँ तक फॉर्मेट है, ये यहाँ तक फॉर्मेट है। उसके बाद जीएवी निकालने के लिए बताया था कि हायर ऑफ एक्चुअल रेंट रिसीवेबल और ईआर, जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा उसमें जो हायर होगा वो हमारा जीएवी होगा। और ईआर निकालने के लिए हमें क्या बोला था कि ईआर को हम एनुअल लेटिंग वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। एनुअल लेटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, एनुअल लेटिंग वैल्यू निकालने के लिए हमने बताया था आपको कि म्यूनसिपल वैल्यू जो गिवन होगा और फेयर रेंट जो गिवन होगा, विच एवर इज हायर अमाउंट जो आएगा वो माना जाएगा। उसके बाद जो हायर अमाउंट आया होगा और स्टैंडर्ड रेंट जो गिवन होगा उसका जो लोअर अमाउंट जो गिवन होगा वो हमारा लोअर अमाउंट जो गिवन होगा उसको हम एएलवी मानेंगे, एनुअल लेटिंग वैल्यू मानेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया था और वही चीज़ वो यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, वही चीज़ वो यहाँ पे बता रहा है। ठीक, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको आगे के पॉइंट पढ़ाता हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग आगे के पॉइंट में। जो जीएवी निकालेंगे लिए शॉर्टकट तरीका अभी मैंने जस्ट आपको दिखाया है। अब आगे के पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पे ये सब तो लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको अपने शॉर्ट कॉपी में बना के दिखा दिया था। ठीक है, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको अपना शॉर्ट कॉपी में भी बना के दिखाया था। अब यहाँ पे आते हैं स्टेप्स क्या है याद करने के लिए जीएवी के बारे में। ठीक है, स्टेप्स क्या हैं वो याद करने के लिए, ये यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ये बोल रहा है कि जीएवी शैल बी कंप्यूटेड एज अंडर। जीएवी हमें ऐसे निकालना पड़ेगा, हाउ, कि पहला स्टेप है कि अगर जीएवी मतलब ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू जो मैंने अभी दिखाया था और फेयर रेंट, हायर जो आएगा, जो दोनों में से हायर होगा उसे ए मान लेना, स्टैंडर्ड रेंट को बी मान लेना, बी और सी में जो लोअर आएगा उसको आप सी मान लेना, वो आ जाएगा हमारा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख लो, जिसको हम बोलते हैं एनुअल लेटिंग वैल्यू। इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ ताकि अगर एग्ज़ाम में अगर ये एनुअल लेटिंग वैल्यू दे दिया और आप कन्फ्यूज़ हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल रेंट रिसीव्ड जो है या रिसीवेबल है, रिसीव्ड या रिसीवेबल है, रिसीव्ड का मतलब मिल चुका, रिसीवेबल का मतलब मिलना बाकी है। ठीक है, और अगर कोई अनरियलाइज्ड रेंट है तो वहाँ से माइनस कर देंगे
फॉर करंट ईयर। अनरियलाइज रेंट का मतलब ऐसा रेंट जो रियलाइज ही नहीं हुआ है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ से हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी, ठीक। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आएगी, जो यहाँ पे सी है और डी है, इसमें से जो हायर अमाउंट होगा वो हमारा जीएवी माना जाएगा, ठीक है। मैंने भी आपको यही बताया था और कुछ नहीं, ठीक है। अब आते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करने के बाद उसके बाद हम अपना आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर में इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लो। चलो मैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 पूछ रहा है कंप्यूटेशन ऑफ रीजनेबल एंड एक्सपेक्टेड रेंट, वो ईआर या फिर ये एएलवी पूछ रहा है, ठीक है। एएलवी पूछ रहा है, अपने पास क्वेश्चन निकालो। हम 4 के पाँचों एएलवी निकालेंगे, 5 के 5 घर के हम एएलवी निकालेंगे, ठीक है। तो अपने पास क्वेश्चन निकालो, मैं कॉपी पे कराता, ठीक है। तो मैं कॉपी पे करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 करा रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 1 करा रहा हूँ। तो पहला निकाल रहा हूँ हाउस 1 का, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालने के लिए बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि आपको ईआर और एएलवी निकालना है, एएलवी निकालना है। तो बात तो एक ही है, ईआर निकालो चाहे फिर एएलवी निकालो, क्या निकालो, चाहे ईआर निकालो चाहे एएलवी निकालो। तो बोल रहा है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू जो गिवन है हाउस 1 का वो 10,000 है। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू जो गिवन है वो 10,000 रुपये गिवन है। और फेयर रेंट जो गिवन है, फेयर रेंट क्या है, फेयर रेंट कितना गिवन है, 8,000 रुपये गिवन है। तो अभी मैंने बताया था जो उसमें से हायर अमाउंट होगा, हायर अमाउंट को हम वहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे ए दे दो इसको, ठीक है, इसको ए नाम दे दो, ठीक। जितना हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा उतना एग्जामिनर अच्छा खुश होगा। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है तो जितना भी हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा ही है, ठीक है। उसके बाद बोला है स्टैंडर्ड रेंट, और यहाँ से ले लो स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट में जो आएगा हमारा अमाउंट, स्टैंडर्ड रेंट में जो हमारा अमाउंट आएगा, कितना अमाउंट है स्टैंडर्ड रेंट में, 10,000 रुपये, जो रेंट कंट्रोल एक्ट बोलता है। इसमें से जो लोअर अमाउंट आएगा, इसमें से जो लोअर अमाउंट आएगा, लोअर क्या आएगा, दोनों तो सेम ही है, तो लोअर अमाउंट ही जो हमारा आएगा वो हमारा एएलवी या ईआर माना जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो ईआर एक्सपेक्टेड रेंट या फिर एनुअल लेटिंग वैल्यू जो आएगी वो 10,000 रुपये आएगी। और मेरे हिसाब से आप लोगों ने पहले ही क्वेश्चन कर लिया होगा, ठीक है। तो अब हाउस प्रॉपर्टी 2 का निकाल लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी 2 में बोल रहा है कि जीएमवी ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू जो गिवन है वो 12,000 गिवन है, ठीक है। और फेयर रेंट जो गिवन है, एफआर मतलब फेयर रेंट जो गिवन है वो 16,000 गिवन है। तो इसमें से जो हायर अमाउंट आएगा वो हमारा क्या माना जाएगा, 16,000 आएगा, और इसको हम ए नाम डिनोट करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो एसआर मतलब स्टैंडर्ड रेंट जो आएगा वो हमारा 14,000 रुपये है, ठीक है। जो लोअर आएगा, लोअर को हम क्या मानेंगे, एएलवी या फिर ईआर, ठीक है। उसको हम बोलेंगे 14,000 रुपीज़, क्या बोलेंगे, 14,000 रुपीज़, ठीक। अब आते हैं अपना को हाउस प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। किस पे आएंगे, हाउस प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। किस पे, हाउस प्रॉपर्टी नंबर 3, सेम वही जीएमवी कितना है, 12,000। और फेयर रेंट कितना है, 16,000। हायर अमाउंट निकाल लो, 16,000 निकाल लो। और एसआर जो है स्टैंडर्ड रेंट वो देख लो, स्टैंडर्ड रेंट भाई कुछ भी नहीं, ओहो। तो इसमें लोअर अमाउंट भी हम 16,000 ही मानेंगे, ठीक है। लोअर अमाउंट जो आएगा उसको हम 16,000 मानेंगे। और यही जो हमारा 16,000 है यही हमारा एएलवी और ईआर ही, ईआर मतलब एक्सपेक्टेड रेंट ही माना जाएगा। ये दोनों होमवर्क में है आपका, आप कर लेंगे इसे। हाउस नंबर 4 और हाउस नंबर 5 आपके लिए होमवर्क में है, ओके। बहुत इजी है, 3 पॉइंट करा दिए तो चौथा आप और 5वां कर जाओगे। और उसके बाद बोलता है कि आपको निकालना है व्हेन देयर इज नाइदर अनरियलाइज्ड रेंट और नॉर वैकेंसी पीरियड। अगर यहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है और वैकेंसी पीरियड नहीं है। वैकेंसी पीरियड का मतलब ये है कि वैकेंसी पीरियड का मतलब यहाँ पे है कि
जो घर है वो खाली है, जो घर है वो खाली है, घर जो है खाली है। ठीक है, वैकेंसी का मतलब ये है। और अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब है कि यहाँ पे कोई रेंट ऐसा नहीं है जो रियलाइज नहीं हुआ है। ठीक, तो मैं एक बार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने रख देता हूँ, आप इसको पढ़ो। सोल्यूशन मत देखो, सोल्यूशन देखने से कोई प्रॉब्लम, कोई आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, तो अभी हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम करेंगे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू फॉर होल ईयर। ओहो, जो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है पूरे साल का 120 है। नहीं 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 नहीं, 120 में हज़ार में है। ठीक है, 120 हज़ार होगा। ठीक है, मतलब कितना होगा ये 1,20,000 होगा। फेयर रेंट कितना है? 105,000, मतलब 1,05,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना होगा? नील, पहले में तो नील है। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 1,00,000, यहाँ पे 1,00,000 गिवन है, 1,00,000 गिवन है। ठीक है, और पीरियड ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर 12 12 12 यहाँ पे 10 है, मतलब यहाँ पे 2 महीने के लिए वैकेंट होगा। यहाँ पे 2 महीने के लिए वैकेंट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको क्या करता हूँ कि ये 1 2 करा देता हूँ, एक ये और एक ये। हाउस नंबर 1 हाउस नंबर 2 करा देता हूँ, हाउस नंबर 3 हाउस नंबर 4 हाउस नंबर 5 आप कर लेंगे, और मैं हाउस नंबर 6 को भी करा दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा लग जाए कि हाँ आज की क्लास में क्वेश्चंस हुए हैं। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा साइड रखते हैं, और हमें निकालना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओहो, मैंने मेन चीज़ बताना भूल गया, माफ़ करो माफ़ करो। हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या कैलकुलेट करना है? GAV। ठीक है, GAV निकालनी है हमें, तो चलो निकाल लेते हैं GAV। ओके, तो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें सबसे पहले मैं 1 नंबर और 2 नंबर कराऊंगा। ठीक है, पहला हाउस नंबर और हाउस नंबर 2, और हाउस नंबर फिर मैं 6 कराऊंगा, क्योंकि उसमें वैकेंट का पॉइंट है। तो हम कौन सा कर रहे हैं? हम इलिस्ट्रेशन नंबर 2 कर रहे हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 कर रहे हैं, और हमें निकालना है कंप्यूटेशन ऑफ GAV। क्या निकाल रहे हैं? कंप्यूटेशन ऑफ GAV। ठीक है, तो कंप्यूटेशन ऑफ GAV में क्या है? पहला हाउस नंबर 1 क्या है? हाउस नंबर 1 के लिए बोल रहा है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है 120, मतलब 1,20,000। तो GMV 1,20,000, और फेयर रेंट कितना गिवन है? 1,05,000, 1,05,000। ठीक है, दोनों में हायर अमाउंट निकाल लो। हायर अमाउंट कितना है? 1,20 होगा, ऑब्वियस सी बात है, 1,20,000। अब इसमें से लोअर अमाउंट निकाल लो। लोअर में जो स्टैंडर्ड रेंट है वो तो गिवन नहीं है, तो पहले का जो हमारा ELV आया, या ALV जो आया हमारा, वो लोअर अमाउंट जो आएगा 1,20,000, तो जो हमारा ER आएगा वो 1,20,000 आएगा। ठीक है, ठीक। फॉर कैलकुलेशन ऑफ GAV हायर ऑफ फॉलोइंग का मतलब जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल एंड रिसीवेबल कितना है? 1,00,000, और क्योंकि ये 12 महीने हैं तो 1,00,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1,00,000, और जो अभी हमारा ALV आया है, एनुअल लेटिंग वैल्यू, जो हमारा भी एनुअल लेटिंग वैल्यू जिसको हम ER बोलते हैं, वो हमारा कितना आया है? 1,20,000। तो इसमें से जो हायर अमाउंट होगा वो हमारा GAV होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। तो हायर अमाउंट क्या है हमारा? 1,20,000। ये क्वेश्चन में करने के लिए आता है, इसलिए मैंने कराया, वरना मैं नहीं कराता, क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो नहीं कराता। और आप बोलेंगे सर अब जून 11 के लिए 21 के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा क्वेश्चन कराना पड़ेगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करा के जाऊँगा, ऐसा नहीं कि एक भी क्वेश्चन ना करा के जाऊँ। ठीक, सेम एज इट इज़ हमें हाउस प्रॉपर्टी 2 का निकालना है। तो फटाफट आप हाउस प्रॉपर्टी 2 का निकालो, मैं भी निकाल रहा हूँ।
ठीक है। तो म्यूनसिपल वैल्यू गिवन है 130 और फेयर रेंट गिवन है, आप लोग निकालो, मैं भी निकाल रहा हूँ, ठीक है। 115, हायर हमारा आ गया 130, ठीक। और यहाँ से स्टैंडर्ड रेंट जो आएगा यहाँ पे है 1 लाख, तो लोअर आ गया हमारा, या फिर हमारा ईआर आ गया 1 लाख, ठीक। 1 लाख ईआर आ गया। उसके बाद बोल रहा है हायर ऑफ जीएवी, तो एक्चुअल रेंट कितना है 1,10,000, तो एक्चुअल रेंट जो है मैंने यहाँ पे ईआर लिख दिया, एक्चुअल रेंट 1,10,000 और जो हमारा ईआर आया है वो 1 लाख है। तो जो हायर अमाउंट होगा वही हमारा जीएवी होगा, वो आएगा हमारा 1,10,000, ठीक। कितना आ गया 1,10,000, ये आ गया, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी 2 का भी मैंने जीएवी निकाल दिया और हाउस प्रॉपर्टी 1 का भी जीएवी निकाल दिया। होपफुली आप लोगों ने भी 1, 2 और 3, 4, 5 का निकाल लिया होगा। अब मैं 6 का कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि यहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट गिवन है लेकिन वैकेंसी पीरियड गिवन नहीं है। क्या है, मैं आपको एक या दो क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद लेक्चर समाप्त करता हूँ। क्या है, फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 1920, ठीक है। अब यहाँ पे इसको शायद अब तुम यहाँ पे 20 to 21 कर लो, ठीक है। 20 to 21 कर लो या 21 to 22 कर लो, यहाँ पे 21 to 22 भी कर लो, ठीक है, चलेगा, ठीक। हाँ, अगर आप 20 to 21 करते हो तो यहाँ पे एक केस आ जाएगा कि एक आदमी के पास 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लेगा, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लेगा। ऐसा कि हमारा बजट जो आया था फरवरी 2020 में वो बोल रहा था, ठीक है। बोल रहा है कि म्यूनसिपल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी 1 का 90,000 है, फेयर रेंट 3 लाख है, स्टैंडर्ड रेंट 50,000 है और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 1,20,000 है और 2 महीने का जो है वो अनरियलाइज्ड रेंट है। ओके, हो जाएगा। तो इसको रखो साइड में। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप लोग क्या करो, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ और क्वेश्चन नंबर 3 में इलिस्ट्रेशन नंबर 3 में आ जाओ और हाउस प्रॉपर्टी 1 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी, ठीक है। तो उसमें जो पहले गिवन है म्यूनसिपल वैल्यू वो 90,000 रुपये गिवन है, 1000 में गिवन है। फेयर रेंट जो गिवन है वो गिवन है 3 लाख। तो जो हायर अमाउंट आएगा, पहले हायर अमाउंट जो आएगा वो हमारा 3 लाख होगा। कितना होगा, 3 लाख होगा। उसके बाद जो इसमें से स्टैंडर्ड रेंट माइनस करने के बाद जो हमारा लोअर अमाउंट आएगा, लोअर अमाउंट आ गया हमारा 50,000, ठीक है। तो लोअर, इसको हम ER या फिर ALV बोलते हैं, वो हमारा 50,000 आ गया। एक्चुअल जो हमारा रेंट है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल जो है, रेंट रिसीवेबल बोलो चाहे रेंट रिसीव्ड बोलो, रिसीवेबल बोल देते हैं, रिसीवेबल जो बोल देते हैं, वो हमारा 120,000 है या फिर 1,20,000 है। और यहाँ बोल रहा है कि अनरियलाइज्ड रेंट जो है वो क्या है, 2 मंथ के लिए है, ठीक है। तो 10 महीने के लिए कितना होगा, ये जो 10 महीने के लिए कितना होगा, तो क्या करेंगे हम, 1,20 निकाल लो, डिवाइड बाई 12 कर दो, इंटू 2 कर दो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, तो 1,20 डिवाइड बाई 12 1 महीने की, तो 2 महीने का कितना आएगा, 20,000 रुपये का अनरियलाइज्ड रेंट होगा। तो AR में से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर दोगे तो एक्चुअल रेंट रिसीव जो आएगा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड जो आएगा वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी,
एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कैसे आएगा कि जो यहाँ पे 1/20 जो गिवन था माइनस करेंगे 20,000 और आ जाएगा 1,00,000। तो कैलकुलेशन ऑफ GAV, कैलकुलेशन ऑफ GAV, जो GAV है हायर ऑफ निकलेगा, किसमें? हायर ऑफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और ER का हायर। तो एक्चुअल रेंट कितना था? 1,00,000 था और ER कितना था? ER हमारा था 50,000। इसमें से जो हायर अमाउंट आएगा वो हमारा GAV कहलाएगा। तो 1,00,000 जो आया हमारा वो हमारा GAV आया। तो GAV कितना आया? 1,00,000 अमाउंट। दिखा नहीं? ओ माय गॉड, सॉरी, ये 1,00,000 जो है हमारा GAV आ गया। ठीक, होपफुली समझ में आ गया होगा कि कैलकुलेशन ऑफ GAV कैसे निकालते हैं। क्या किया है कि अनरियलाइज रेंट तो निकाल दिया होगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, 12 महीने डिवाइड बाई 2 इंटू 2 कर दिया तो 2 महीने का निकल गया 20,000 रुपये। अनरियलाइज माइनस मैंने AR माइनस अनरियलाइज रेंट माइनस कर दिया तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड जो आया हमारा, तो 1/20 माइनस 20,000 1,00,000 आ गया। कैलकुलेशन ऑफ GAV हायर ऑफ में से आएगा AR और ER में जो हायर अमाउंट होगा 1,00,000, तो 1,00,000 हमारा GAV निकल गया। ये हम लोगों ने कौन सा निकाला था? ये हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी 1 का निकाला था, हाउस प्रॉपर्टी 1 का निकाला है। अब हमें निकालना है हाउस प्रॉपर्टी 2 का। सेम एज हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन यही है, बस यहाँ पे चेंजेस है, 2 की जगह यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अनरियलाइज्ड रेंट में निकाल लेता हूँ हाउस प्रॉपर्टी 2 के लिए। अनरियलाइज्ड रेंट तो कितना गिवन है यहाँ पे? अमाउंट है 600 गिवन है। 600 मतलब 6,00,000 गिवन है। 6,00,000 का 3 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो 6,00,000 का डिवाइड बाई 12 इंटू 3, मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 1,50,000 रुपये। ओ माय गॉड, तो ये जो आएगा 1,50,000 रुपये अनरियलाइज्ड रेंट है। तो एक्चुअल रेंट कितना आएगा? फिर भी नहीं दिखा। एक्चुअल रेंट कितना आएगा? एक्चुअल रेंट जो हमारा आएगा 6,00,000 माइनस 1,50,000, 6,00,000 माइनस 1,50,000, ये आएगा 4,50,000 रुपये। ठीक है, 4,50,000 रुपये हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आएगा। आप ER निकाल लोगे, ER निकालने के बाद आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर HR 5 भी है, HR 4 भी है, HR 3 भी है और H2 भी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।